ये कैसा विश्व गुरु है कि केवल लेक्चर ही दे रहा है? कम से कम अपना लेक्चर इंप्रूव भी करो भाई, पढ़ो जाके घर में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहा था? तो वहां का मीडिया जो है इधर भारत का सत्ता के आगे समर्पण कर रहा था। वह सवाल विरोधी, असहमति विरोधी हो रहा था। अब आप याद कीजिए 2014 से कि क्या यहां की मीडिया में हो रहा था। थैंक यू। जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, भारत का मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ लड़ रहा था। लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था? लड़ रहा था। अभी तक भारत की लोकतंत्र पर समय समय में खतरे आए हैं, लेकिन हमने उन खतरों को विधायिका के कुछ हिस्सों की हरकतों की वजह से देखा, कार्यपालिका के कुछ हिस्सों की हरकतों की वजह से देखा और न्यायपालिका की हरकतों की वजह से भी देखा। क्या पता आगे देख लें। और लेकिन भारत ने कभी भी मीडिया के जरिए इसके लोकतंत्र पर हमले का स्वरूप नहीं देखा था। 1975 का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन 1975 में संस्थाएं पहले ध्वस्त हुई और उसके साथ मीडिया को ध्वस्त किया गया। 2014 के बाद मीडिया के जरिए लोगों में बचे हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा था। और जब भी यह बात उठती है तो आप 1975 से उसकी तुलना कर देते हैं, जो सही नहीं है। दोनों घटनाएं अलग अलग हैं और अपने जगह पे उनकी समीक्षा की जा सकती है, मगर 75 के उदाहरणों से आप 2014 के बाद की मीडिया की हरकतों को आप नहीं समझ सकते हैं। उचित ठहराना तो दूर की बात है। तो ये 5 साल का जो मीडिया है, इसने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। उसके बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर, जब आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं, नहीं, प्रक्रिया से चलिए, मैं प्रक्रिया से बता रहा हूं। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया। तब पूछा गया आम कब खाते हैं। ये भारत का मीडिया है। आप इस सरजमी की मिट्टी, धूल, कण, पेड़ पौधे, हर चीज पर फख्र कर सकते हैं, मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फख्र कर ही नहीं सकते हैं, अनलेस कि आपको प्रधानमंत्री फॉलो करते हो। आप नहीं कर सकते। आप उनके समर्थक भी होंगे तो भी आप इस मीडिया पे गर्व नहीं कर सकते। उनके समर्थक भी मुझसे कहते हैं कि ये क्या मीडिया है, हमें ये देखा नहीं जाता। वो सबसे ज्यादा दुखी हैं, आप लोगों से भी ज्यादा। तो भारत के मीडिया ने आम लोगों के सवाल पूछने का आत्मविश्वास तोड़ दिया। जब आप हताश होकर टीवी पर देख रहे थे कि सच्चिदानंद जैसे लेखकों, अशोक वाजपेयी जैसे लेखकों की प्रतिक्रिया पर हमले हो रहे थे और उन्हें अपराधियों के गैंग में बताकर पेश किया जा रहा था, तो आम आदमी का उस वक्त सवाल पूछने का आत्मविश्वास टूट रहा था। और यह सिर्फ दिल्ली के 4 चैनलों से नहीं हो रहा था, बल्कि यह काम देश की अलग अलग भाषाओं में चलने वाले सैकड़ों चैनलों के जरिए हो रहा था। और इस पूरे विश्लेषण में, मीडिया के विश्लेषण में, जो इस वक्त के जो सबसे बड़े अपराधी हैं, हिंदी के अखबार, उनके जरिए हो रहा था। क्योंकि सारी आलोचना एंकरों की तरफ चली जाती है, टीवी चैनलों की तरफ चली जाती है, लेकिन इस दौरान हिंदी के अखबारों ने हिंदी की जनता के साथ क्या हरकत की है, यह शर्मनाक है। उन्हें अंधेरे में, पूरे हिंदी प्रदेश को अंधेरे में धकेलने का काम इन हिंदी के अखबारों ने किया है, आपराधिक रूप से। तो इनके एडिटरों का आप नाम नहीं जानते होंगे, मगर आप इनके संपादकीय से पहचान लेंगे कि ये किससे पूछकर आजकल लिख रहे हैं।
तो सत्ता से डरने वालों की तादाद भारत में बढ़ा दी गई और भारत का मीडिया इसके बीच धीरे धीरे खुद भी खत्म होने लगा। जो एक तरफ से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहा था, वो भीतर भीतर खुद भी खत्म हो रहा था। और एक और चीज आई, इसका धार्मिकरण, वो धार्मिक आधार पर चीजों को बंट रहा था। पहले उसने सेकुलर को सेकुलर कहा, फिर धीरे 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 उसका सारा रंग जो है वो बदलता चला जाता है। संपादक और एंकरों को जब निकाला गया तो मीडिया के एक हिस्से में खुशी जाहिर की गई। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि एक जर्नलिस्ट के घर पर छापे पड़े तो सारे अखबारों ने मिलकर एक दिन तय किया और प्रतिरोध किया। यहां डॉक्टर प्रणय रॉय को विदेश जाने से रोक दिया गया, किसी मीडिया में कोई हरकत तक नहीं की किसी ने। कल को मुझे भी निकाल दिया जाएगा तो कोई दूसरा एंकर प्राइम टाइम में एंकरिंग कर रहा होगा अंग्रेजी वाला कि सही हुआ, निकाल दिया हिंदी वाले को। तो ये मीडिया इस स्तर पर चला आया है। तो सत्ता की गुलामी तो सबने की, हर दौर में मीडिया ने की, लेकिन इस सत्ता की गुलामी में मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आप किसी भी पैमाने से आप इसे उलट पलट कर, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हालांकि वो तो ये भी पसंद नहीं करता है, लेकिन गैर बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग मान लेते हैं, तो आप लोग समझ देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो सवाल पूछने का मीडिया जो है वो पहला मोर्चा है। जब ये मोर्चा ध्वस्त होता है तो आम लोग निहत्थे हो जाते हैं, उनके पास कोई और औजार हथियार नहीं बचता है। उनमें पूछने का आत्मविश्वास चला जाता है, जिसके लौटने में दशकों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं। और यही हुआ कि जब मीडिया गोदी मीडिया बना तो गरीबों की आवाज चली गई। कैसे चली गई? इस 5-6 साल में हर दिन लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके भी वोटर प्रदर्शन कर रहे थे। बीएसएनएल, बीपीसीएल, रेलवे की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग 90% उन्हीं को वोट देने वाले थे। लेकिन जब वो हक और सवाल को लेकर सड़कों पर आए तो एक मीडिया उनके कवरेज के लिए नहीं गया। तो नतीजा ये क्या हो रहा था कि वो अपना ही वीडियो बनाकर आपस में वायरल कर रहे थे। 1,25,000 संख्या है, एक वीडियो को भेज दिए, 25,000 हो गया तो वायरल हो गया। तो ये एक तरह से जनता का अंतर्मुखीकरण, वो इन्वॉल्व होती चली गई। पब्लिक जो है उसका सोचिए क्या ह्यूमिलिएशन है कि संख्या विहीन जनता, संख्या होते हुए भी उसकी संख्या का वैल्यू 0 हो गया। तो नंबर 0 कर दिया इस मीडिया ने कि आप 1 लाख की संख्या में भी किसानों की रैली लेकर दिल्ली आएंगे तो हम कवरेज नहीं करेंगे, जबकि वो सारे किसान उन्होंने वोट दिया सरकार को। तो सरकार के समर्थक होने के बावजूद जब वो प्रदर्शन कर नागरिक बनने के लिए आते हैं तो ये मीडिया उनके खिलाफ हो जाता है। तो इसकी पूरी कोशिश ये है कि आप नागरिक ना बने, आप हमेशा समर्थक / भक्त बने रहें, नागरिक ना बने। ये वो मीडिया का प्रोजेक्ट आपको चल रहा है। और गरीब विरोधी हुआ। पहले काम छिप छिप के करता था मीडिया, गरीबों के विरोध में कॉरपोरेट के तर्कों की बातें रखता था, लेकिन अब आजकल खुलकर करता है, गांव का भी विरोध करता है। और यही हुआ कि जब जेएनयू में आप लोगों ने फीस वृद्धि का मामला उठाया तो मीडिया आपके खिलाफ चला गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर आपके सपोर्ट में खड़ा होता तो हुजूरे हिंद को बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि इस वक्त देश के कई विश्वविद्यालयों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं फीस को लेकर, पढ़ाई को लेकर, व्यवस्था को लेकर। और इस वक्त यही वो सबसे शानदार चीज है इस देश की कि जब मीडिया लोगों के बीच में नहीं है, लोग अपने भीतर लोकतंत्र पैदा कर रहे हैं, लेकिन मीडिया उनके बीच नहीं है। तो इसलिए मीडिया जो है जेएनयू के खिलाफ हो गया। ये जनता के लिए नहीं, जनता से लड़ रहा था। और इसकी हालत
आप देखिए कि ये पहला टेस्ट था जिसमें हमारा न्यूज मीडिया फेल कर गया। क्या क्या बातें बताई गई। एक दूसरा टेस्ट था जो मीडिया के डेमोक्रेटिक होने का सबसे बड़ा मौका था कि वो दिखा सकता था कि भारत का मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पहला मोर्चा है वो लड़ेगा। वो था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी। इससे बोगस कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में इसे देश भर में लागू करने की बात हो रही है। लेकिन ये मीडिया कभी वो इस सवाल को वहां उठाने नहीं गया, देखने तक नहीं गया। ज्यादातर न्यूज चैनलों का आप देखेंगे तो, और बड़े हिंदी के अखबारों को देखेंगे, खासकर ये यूपी बिहार वाले अखबार जहां से 120 सीटें आती हैं, इनका प्रोजेक्ट बाद में समझ में आया कि ये अखबार अपनी जनता को किस तरह से अंधेरे में रख रहे हैं। क्रिमिनल है, माफ नहीं किया जा सकता इन अखबारों को। आप आर्काइव में जाके देखिए कि किस तरह से कवरेज हुआ है पिछले 5 साल में। कभी ना कभी कोई ना कोई तो पढ़ेगा कि भारत का मीडिया इतना एंटी पीपल कैसे हो सकता है। 1600 करोड़ रुपए खर्च करके 3.5 करोड़ लोगों पर अपनी नागरिकता साबित करने का पागलपन थोपा गया, और 2 साल तक, 2.5 साल तक यह कार्रवाई चलती रही, और अब कह रहे हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं है, ये इसे फिर से कराएंगे, और अब कह रहे हैं पूरे देश में कराएंगे। तो जो लोकतांत्रिक सवालों के साथ खड़ा रहने वाला मीडिया अगर होता तो इसके लेकर अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करता, बताता। अगर इसमें कुछ संभावनाएं उसको नजर आ रही है वो भी बताता, इसमें कुछ लोगों के अपमान, लोगों की परेशानियां नजर आ रही हैं तो वो भी बताता। हदसकर हादसे में कई लोग मर गए असम में, उनकी चर्चा नहीं हुई। ये पहला मोर्चा है, ये जो मीडिया है, आप इसके खतरे को समझिए। आप अभी भी उसे पुराने मूल्यों से, पुरानी उसकी कमाई से इसको देख रहे हैं, मगर इसका काम बदल गया है।